Hello students, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 2 of history, which is the earliest societies. Take out and open your SST book at page number 6. Chapter number 2, the earliest societies, यानी आरंभिक समाज. सबसे पहले जो मानव जाति के लिए समाज की शुरुआत हुई थी उस समय के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि उस समय मतलब समाज कैसा था और मानव कैसे उस समय समाज में रहता था. तो उस समय का जो मानव था वो शिकार करता था, यानी अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करता था और एक खानाबदोश की ज़िंदगी जीता था, यानी पानी की तलाश में इधर उधर भटकता फिरता था. लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी बेहतर समझ. इस टाइम जो है मानव का जो ब्रेन है यानी दिमाग है उसका साइज बढ़ गया था. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनके जो सोचने समझने की शक्ति थी वो अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी. फिर वे अपने आसपास की उन्होंने चीज़ों को समझना शुरू किया और फिर अपने आप को अपने सराउंडिंग के अनुकूल बनाना सीख लिया. यानी वो ये समझने लगे और सीखने लगे कि उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनको कैसे यूज़ में लाया जाए. सबसे पहले उसने पत्थरों का यूज़ किया जो आसानी से अवेलेबल होते थे. और किस काम के लिए उसने यूज़ किया? अपने प्रे यानी शिकार पर फेंकने के लिए और नट्स वगैरह को क्रश करने के लिए, और दूसरे कामों के लिए भी उसने पत्थर का यूज़ किया. फिर उसने क्या किया? डिस्कवर्ड किया, मतलब उसको पता चला या उसने पाया कि जो टूटे हुए पत्थरों के जो नुकीले किनारे होते थे, तेज़ किनारे, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे. किस काम के लिए? कटिंग एंड चॉपिंग वुड एंड मीट, यानी मीट और वुड को कट और कटिंग करने के लिए और चॉपिंग के लिए वो यूज़फुल थे. और जो गोल पत्थर थे, राउंडेड स्टोन्स, वो यूज़फुल थे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को क्रश करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए वो यूज़फुल थे. अब मनुष्य ने क्या किया कि उसने औजारों और हथियारों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया. यानी जैसी उसकी ज़रूरत होती थी उसी के अकॉर्डिंग वो हथियार औजार बना लेता था. फिर धीरे धीरे आगे के टाइम में फिर उसने क्या किया? फिर उसने अपने औजार और हथियारों में इम्प्रूव किया, यानी सुधार किया, और वो उनको पहले से और भी अधिक बेहतर तरीके से बनाने लगा. लाइफ इन प्री हिस्टोरिक एज, कि प्री हिस्टोरिक एज में लाइफ कैसी थी यहाँ पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे. धरती पर मनुष्य लगभग 40,000 साल पहले प्रकट हुए, नजर आए. जब वो नजर आए तो वे पहले से ही जानते थे कि किस तरीके से शिकार करना है खाने के लिए. यानी क्या खाना खाते थे? फल सब्जियां वगैरह तो वो उगाना जानते नहीं थे, ना ऐसा खाना खाते थे, तो वो शिकार करते थे और उसी को खाते थे. और वो ये भी जान गए कि फायर जो थी, आग जो थी, वो उनके लिए किस तरह यूजफुल थी. अब वो ये सब चीज़ें कैसे जानते थे, मतलब उन्हें इन चीज़ों के बारे में कैसे पता था? तो ये चीज़ें उन्होंने उन लोगों से सीखी जिनको होमिनिड्स कहते हैं. होमिनिड्स जो थे वो ह्यूमन बींग्स नहीं थे, यानी मनुष्य जैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत कुछ मनुष्य से मिलते जुलते थे. यानी वो मनुष्य तो नहीं थे लेकिन उन्हीं के जैसे देखने में लगते थे, मिलते जुलते थे. हालांकि अब पृथ्वी पर इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, यानी अब वो नज़र नहीं आते, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य का विकास भी उन्हीं से हुआ है. किनसे? होमिनिड्स से. होमिनिड्स पृथ्वी पर कई हजार सालों तक रहे और इस समय यानी इस टाइम वो जान गए थे कि अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से कंफर्टेबली वो रहते हैं, मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से आराम से रह सकें, वो ये सब जान गए थे. जब ह्यूमन बीइंग अपीयर्ड हुए, यानी जब मानव नजर आए, तो वो पहले से ही जितनी भी डिस्कवरी होमिनिड ने की थी वो उसको यूज़ करने के काबिल थे. मतलब जितनी भी डिस्कवरी होमिनिड्स ने की थी, अब मनुष्य उनको बेहतर तरीके से मतलब उनके बारे में जान गया था और उनको यूज़ कर सकता था. अब चलिए आइए देखते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे. प्री हिस्टोरिक एज में लाइफ जो थी, जिंदगी जो थी, जीवन जो था, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और डिफ़िकल्ट था, यानी असुरक्षित था और कठिन था ह्यूमंस के लिए. क्यों इनसिक्योर था? क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का हर समय मतलब ख़तरा रहता था कि वो कभी भी उन पर अटैक कर सकते थे. और डिफ़िकल्ट इसलिए था कि मनुष्य को बहुत सारी मतलब उस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसके लिए ज़िंदगी बहुत कठिन थी. जैसे मतलब उस समय का मौसम की भी उसको फेस करना पड़ता था, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, और खाने पानी की तलाश में भी उसको इधर उधर भटकना पड़ता था, वो भी इजीली उसको नहीं मिलता था. तो इसलिए उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट थी.
और उस समय वो ये भी नहीं जानते थे कि ग्रेन्स और वेजिटेबल्स यानी अनाज और सब्जी वगैरह कैसे उगाया जाए। और वह एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, भटकता था। प्लांट और एनिमल फूड जो पर्टिकुलर प्लेस में मिलता था, एक निश्चित जगह पर मिलता था, वो लिमिटेड था यानी सीमित था। इसलिए जो अर्ली ह्यूमन था उसको एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। किसकी तलाश में? फ्रूट्स की, रूट्स की, हनी, नट्स वगैरह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो जाता था। ह्यूमन जो है वो अलग अलग तरह के जानवरों का शिकार करता था अपने खाने के लिए। और ये जो जानवर थे ये अक्सर जो है वो दूर दूर जगहों पर चले जाते थे। ये जानवर क्यों चले जाते थे दूर जगहों पर? क्योंकि उन्हें भी अपना, जानवरों को भी अपना खाना और पानी चाहिए था, तो उसी की तलाश में, उसी की खोज में वो जानवर भी दूसरी जगहों पर चले जाते थे। अब क्योंकि मनुष्य अपने खाने के लिए इन्हीं जानवरों पर निर्भर था, इसलिए वो भी उनके साथ जाने पर मजबूर था। यानी आदमी भी जब जानवर अपने खाने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे तो क्योंकि वो भी उन्हीं को खाता था, जानवरों को, तो इसलिए वो भी उनके साथ चला जाता था। बहुत सारे प्लांट और ट्रीज जो थे वो केवल एक साल में एक निश्चित मतलब सीजन ही होता था जिस दौरान उन पर फ्रूट, फल वगैरह लगते थे। इसलिए सीजन के दौरान जब कोई भी प्लांट पर कोई भी फ्रूट नहीं होता था तो ह्यूमन क्या करता था कि उसको मतलब मजबूरी में, फिर जब कोई फ्रूट वगैरह नहीं होता था खाने के लिए तो उसको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह खाने की तलाश में जाना पड़ता था। अब इसके अलावा, खाने के अलावा मनुष्य को पानी की भी ज़रूरत हुई। क्यों ज़रूरत हुई? ड्रिंकिंग एंड बेथिंग के लिए, यानी नहाने के लिए और पीने के लिए। तो इसीलिए वो किस तरफ गया? मतलब स्ट्रीम है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, झील, नदियाँ वगैरह, उनकी तरफ वो गया। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जो लेक्स थी और रिवर्स थी वो पेरिनियल थी, यानी उनमें साल भर पानी रहता था। लेकिन दूसरी जो थी उनमें से कुछ सीजनल थी, यानी उनमें सिर्फ सीजन में ही पानी मिलता था और वो गर्मी के दौरान, यानी तेज गर्मी की वजह से वो सूख भी जाती थी। तो इस टाइम जो था मनुष्य इन रिवर्स और लेक्स को छोड़कर पानी की तलाश में और दूसरी जगहों पर चला जाता था। यूज ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का यूज, कि प्री हिस्टोरिक एज में मनुष्य जो था वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए और उनको मारने के लिए पत्थरों का यूज करने लगा। और वो क्या करता था कभी कभी कि जो बोन और वुड यानी लकड़ी और हड्डी के जो हैंडल होते थे उनको पत्थरों के साथ अटैच कर देता था एरो बनाने के लिए। स्पीयर्स और एरो यानी भाले और तीर बनाने के लिए उनको जोड़ देता था, और जंगली जानवरों को मारने के लिए और उनके मीट के लिए भी। और स्टोन जो थे वो यूज करता था, वो किसके लिए? जानवरों की जो स्किन होती थी उसको खुरचने के लिए, उतारने के लिए भी उसका यूज करता था, और मीट और बोन्स को कट करने के लिए भी पत्थरों का यूज करता था। और पत्थरों का यूज वो किस किस काम के लिए करता था? देखिए यहाँ पर पत्थरों के बहुत सारे यूज बताए गए हैं। और वो कट फ्रूट्स एंड रूट, मतलब पत्थरों का यूज जो था फ्रूट और रूट्स को कट करने के लिए भी यूज करता था। और आज यहाँ पर बताया गया है कि पत्थर जो है वो यूज किए जाते हैं चॉपिंग ट्रीज टू क्लियर फॉरेस्ट, यानी जंगलों को साफ करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए पत्थरों का यूज किया जाता है। बाद में पेड़ों की लकड़ी जो थी वो यूज होने लगी कैसे? एज फायरवुड, यानी जलाने की लकड़ी के तौर पर उनको काम में लाने लगे लकड़ी को। क्योंकि अब जो अर्ली ह्यूमन था यानी मानव जो था वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी के लिए यानी जीवन के गुजारे के लिए स्टोन्स पर, पत्थरों पर ही डिपेंडेंट था, यानी उन्हीं पर निर्भर करता था। इसलिए इस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि स्टोन टूल्स जो थे यानी पत्थरों के औजार दो अलग अलग तकनीक से बनाए गए थे। वो कौन कौन सी थी? स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। इस टेक्निक में बताया गया है कि एक हाथ में टूल मेकर यानी जो औजार बनाने वाला था उसके एक हाथ में पेबल, कंकर, पत्थर होता था, वो उसको अच्छी तरह यानी मजबूती से पकड़े रहता था, और जिससे कि औजार बनाया जाना था, यानी जिसमें से औजार बनाना था उस पत्थर को वो अच्छी तरह से मजबूती से पकड़े रहता था। और दूसरे हाथ में उसके एक और स्टोन होता था जिसको वो हैमर यानी हथौड़े के तौर पर यूज करता था। और जो हैमर स्टोन था वो मतलब उससे इतनी जोर का प्रहार करता था या चोट मारता था पत्थरों पर कि जो कोर था, स्टोन कोर था, मतलब वो निकल आए, और तब तक वो उस पर चोट करता रहता था, मारता रहता था जब तक कि जो शेप और साइज उनको ज़रूरत होती थी, उनको चाहिए था, वो उनको नहीं मिल जाता था।
प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक यहाँ पर बताया है। इस टेक्निक में जो कोर स्टोन था वो किसी ठोस सतह पर या ज़मीन पर अच्छी तरह से मजबूती से रखा जाता था, और जो हैमर स्टोन था वो किसके ऊपर रखा जाता था? कोर स्टोन के ऊपर रखा जाता था। रिमूव करने के लिए, क्या रिमूव करने के लिए? कोर स्टोन से फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए उसको रखा जाता था। और ये फ्लेक्स जो थे, फिर इन फ्लेक्स से औजारों की शेप बनाई गई थी। मेकिंग ऑफ अ स्पीयर, भाला बनाना। स्टोन टूल जैसे यहाँ पर बताया है, जैसे कि स्पीयर पॉइंट्स ये बनाए गए थे एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको क्या कहा जाता है? फ्लिट नैपिंग कहते हैं। अर्ली ह्यूमन यूज करता था स्टोन्स को, यानी पत्थरों का यूज करता था एक पर्टिकुलर वे में, यानी एक खास तरीके से। जो रॉक होती थी, चट्टान होती थी, उस पर चोट करने के लिए, प्रहार करने के लिए पत्थरों का यूज करता था, जिससे कि जो फ्लेक्स हैं या चिप्स हैं वो निकल आते थे। आज भी ये बता रहे हैं कि पेशेंस यानी धैर्य से, हिम्मत से, और सीखी हुई जो उनकी हुनर है, ये कला है, इससे लोग जो है वो भालों की नोक यानी नुकीले भाले पत्थरों से बना लेते हैं। भाले की जो शाफ्ट थी वो वुड से यानी लकड़ी से बनाई जाती थी, और इसके लिए क्या करते थे? वो बनाने के लिए जो मतलब पेड़ की जो छाल होती थी, बार्क होती थी, उसको छील लेते थे, और फिर जो लकड़ी का टुकड़ा होता था, अगर उन्हें ज़रूरत होती थी तो उसका सीधा कर लेते थे। अब मतलब क्योंकि उस टाइम भाले जो थे वो या तो खो जाते थे या ज़्यादातर टूट जाते थे, क्योंकि वो जब जंगली जानवरों पर दूर से फेंककर उन्हें मारते थे, तो अगर जंगली जानवर बचकर निकल जाता था तो भाला या तो दूर जाकर कहीं खो जाता था या गिरकर टूट जाता था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ताकि उनके भाले खोए नहीं और टूटे नहीं, उसने मनुष्य ने क्या किया कि शाफ्ट को 2 पीसों में बनाना यानी 2 टुकड़ों में बनाना शुरू कर दिया, और इसमें स्पीयर जो था यानी भाले की जो नोक थी वो अटैच थी एक छोटे लकड़ी के टुकड़े से, जिसको फोरशाफ्ट कहते हैं, जिसको बाद में फिर एक और लंबी शाफ्ट में फिट किया गया था, जोड़ा गया था। और ये जो 2 पीस से मिलकर मतलब ये भाला बना था, वो उसने क्या एलो किया, मतलब किस बात की इजाज़त दी? उसने मेन शाफ्ट को दूर जाकर गिरने में मतलब मदद की, और उससे जो उसका पॉइंट होता था यानी नोक होती थी, वो एनिमल की बॉडी के अंदर जाकर फंस जाती थी। यानी जब वो दूर से फेंक कर भाला मारता था तो एनिमल की बॉडी के अंदर जाकर फंस जाती थी, अटक जाती थी, और इस तरीके से फिर जो उसका जो भाला होते थे वो या तो टूटते नहीं थे और खोते भी नहीं थे। अगर अब भी जो शिकार होता था, शिकारी से बचकर अगर वो भाग भी जाता था, तब भी वो टूटते और खोते नहीं थे। द वेरियस फेजेस ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज के अलग अलग फेजेस के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्टोन एज बता रहे हैं कि स्टोन एज में 3 सब पीरियड शामिल हैं, यानी 3 सब पीरियड से मिलकर वो बना है। कौन कौन से हैं? ए ओल्ड स्टोन एज और पैलोलिथिक पीरियड, बी है मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक पीरियड, सी है न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक पीरियड। अब हम यहाँ पर पैलोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे कि ओल्ड स्टोन एज या पैलोलिथिक पीरियड जो है वो लगभग शुरू हुआ 500,000 BCE के आसपास शुरू हुआ, और एंड कब हुआ यानी ख़त्म कब हुआ? वो 10,000 BCE के आसपास ख़त्म हुआ। और इस पीरियड को आगे फिर इसको भी सब डिवाइडेड किया गया है 3 फेसेस में। किसके अकॉर्डिंग? टाइप ऑफ स्टोन्स यानी पत्थरों के जो स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के जो औजार होते थे उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग, और जो क्लाइमेट में चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग इनको 3 सब पीरियड में आगे डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं देखिए। ए है यहाँ पर अर्ली ओल्ड स्टोन एज और लोअर पैलोलिथिक एज, बी है मिडिल ओल्ड स्टोन एज और मिडिल पैलोलिथिक एज, और सी है अपर ओल्ड स्टोन एज और अपर पैलोलिथिक एज, लोअर पैलोलिथिक एज। इस पीरियड के दौरान यानी इस समय पृथ्वी के बहुत सारे जो हिस्से थे, पार्ट्स थे, वो बर्फ से ढके हुए थे, और क्लाइमेट जो थी, जलवायु जो थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इसलिए जियोलॉजिस्ट इस ठंडे पीरियड को, कोल्ड पीरियड को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? आइस एज या प्लीस्टोसीन पीरियड के नाम से जाना जाता है, कहते हैं इसको। सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्टोन टूल्स थे इस पीरियड के वो बताए गए हैं। कौन कौन से? हैंड एक्सिस, देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है, हैंड एक्सिस और चॉपर्स, तो वो हाथ की कुल्हाड़ियाँ हैं। और ये एक्सिस जो है वो मुख्यतः मतलब उसका क्या काम था, मेनली किस लिए यूज़ की जाती थी? फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड एनिमल्स और ट्रीज को चॉप करने के लिए, इसीलिए इनका नाम भी इसी के नाम पर पड़ा है, यानी इन टूल्स को क्या कहते हैं? चॉपर्स कहते हैं। अब बता रहे हैं कि इंडिया में
यानी भारत में इस तरह के जो टूल्स हैं, इस तरह के औजार हैं, वो कहाँ पर पाए गए हैं? ये बताया गया है कि पंजाब में जो सोन नदी है उसकी घाटी में, और नर्मदा नदी बताई गई है उसके किनारे पर, यानी उसके तट पर, किनारे पर, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ दोनों जगहों पर इस तरह के औजार पाए गए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुटेज की पहली डिस्कवरी पल्लावरम में, वो भी एक हैंड एक्स थी, हाथ की कुल्हाड़ी थी, जो लोअर पैलेलिथिक पीरियड की थी। और इसी तरह के जो टूल्स हैं वो भी पाए गए हैं कहाँ पर? ये बताया यहाँ पर वेस्टर्न एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में भी इस तरह के टूल्स पाए गए हैं। मिडिल पैलेलिथिक एज, इस एज के जो मुख्य औजार थे, मुख्य टूल्स थे, वो अलग अलग टाइप्स के क्या थे? स्क्रैपर्स और बोरर्स थे, जो किस चीज से बने होते थे? स्टोन फ्लेक्स थे, पत्थर के गुच्छों से बने होते थे। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया है स्क्रैपर्स। और इस तरह के टूल्स ये कह रहे हैं कि ऐसी मतलब सूचना मिली है, वो कहाँ से पाए गए हैं उनके बारे में खबर मिली है, जिसमें बता रहे हैं कि ऐसी जगहों में शामिल है। कौन सी जगह? सोन वैली इन पंजाब, पंजाब में सोन घाटी है, और नर्मदा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसके तट पर, यानी उसके किनारे पर इस तरह के औजार होने की खबर मिली है, सूचना मिली है। अपर पैलेलिथिक एज, आइस एज का जो फाइनल फेज था, यानी आखिरी चरण जो था आइस एज का, वो कुछ हद तक अपर पैलेलिथिक एज से मेल खाता था, यानी मिलता जुलता था, और क्लाइमेट जो था अब वो गर्म हो गया था। और इस पीरियड के जो औजार हैं उनमें क्या क्या है यहाँ पर बताया गया है। कौन से हैं वो? ब्लेड एंड बरिन्स। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में भी दिखाया है, ये बरिन्स है और ये ब्लेड्स हैं। तो यहाँ पर पैलेलिथिक एज के टूल्स हैं, और इसी तरह के टूल्स और भी जगह पाए गए हैं। कहाँ पर? भोपाल इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में भोपाल में, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, वहां पर पाए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग की खोज। इसमें कोई शक नहीं कि जो आग की जो खोज थी वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। किस एज की थी? किस मतलब आग की खोज कब हुई, किस एज में पाई गई? वो पैलेलिथिक एज में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दिलचस्प बात यह है कि शायद ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, यानी एक आकस्मिक खोज थी, अचानक ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब मतलब क्योंकि उस समय जो मनुष्य था वो पत्थरों से ही औजार बनाता था, उनको शेप देने के लिए जब वो चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रब कर रहा था या उन पर चोट मार रहा था, तो मैन ने नोटिस किया, मतलब उसने देखा कि उन दो पीसेस को आपस में रगड़ने पर उनमें से चिंगारी निकल रही है। और ये जब भी मतलब डिमांड होती थी, मतलब जब भी उन्हें चिंगारी चाहिए होती थी, आग जलानी होती थी, तो ये प्रोड्यूस की जा सकती थी। यानी वो इसी तरीके से करते थे कि दोनों पत्थर के जो पीसेस होते थे उनको आपस में रगड़कर चिंगारी निकाल लेते थे, और जो सूखी पत्ती वगैरह होती थी उनको जला लेते थे। और इस तरीके से उसने आग को पैदा करना, यानी मनुष्य ने आग को पैदा करना सीख लिया। फायर वॉज वेरी यूजफुल, आग मनुष्य के लिए बहुत यूजफुल थी। चलिए पढ़ते हैं कि उसने आग को किन किन कामों के लिए यूज किया। इट हेल्प मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स रनिंग आउटसाइड द केव्स एट नाइट, आग ने मनुष्य को जंगली जानवरों को डराने और भगाने में मदद की। रात में गुफाओं के बाहर आग जलती रहती थी। इट हेल्प मैन टू कीप वार्म्स इन विंटर्स, और आग ने मनुष्य को सर्दियों में गर्म रखने में भी मदद की। जब उन्हें ठंड लगती थी तो वे आग जलाकर उसके पास बैठ जाते थे और इससे उनकी बॉडी को गर्माई मिल जाती थी। इट हेल्प इन कुकिंग द एनिमल्स ही हंटेड, मनुष्य जिन जानवरों का शिकार करता था उसके मांस को पकाने में भी मदद की। पहले जब वो आग के बारे में नहीं जानते थे तो जानवरों को मारकर उनके मांस को कच्चा ही खा लेते थे, लेकिन जब उन्हें आग के उपयोग के बारे में पता चला तो वे उसे पकाकर मांस को खाने लगे, और मांस को पकाने से उन्हें मांस जो है वो स्वादिष्ट भी लगने लगा। इट प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट, और इससे रात में रोशनी होती थी। किससे? आग से। तो ये सारे यूज हैं जो वो आग के जरिए यानी आग के द्वारा करते थे, मतलब इन कामों के लिए वो आग का यूज करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द पैलेलिथिक आर्ट। अब इस पीरियड में आर्ट के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पैलेलिथिक मैन ने गहरी दिलचस्पी, यानी बहुत गहरी दिलचस्पी दिखाई। वो क्या थी? वो केव पेंटिंग थी, यानी गुफा चित्रकारी थी। उसने गुफाओं की दीवारों पर चारकोल का यूज करके पेंटिंग बनाई।
इनमें से कुछ आज भी, इन पेंटिंग में से कुछ आज भी पाई जाती हैं, यानी आज तक वो मौजूद हैं, जो हमें उस टाइम के जो लोग थे, लिविंग कंडीशन मतलब किस तरीके से वो रहते सहते थे, उसके बारे में हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। पेंटिंग्स में यानी उन जो वहाँ पर वो चित्र बने हुए थे गुफाओं में, उसमें खास तौर से क्या चीज़ें दिखाई गई थी, उसमें एनिमल फिगर्स को चित्रित किया गया था, उनकी पेंटिंग्स बनाई गई थी। ऐसा पॉसिबल है कि अर्ली मैन ऐसा यकीन करता था कि वाउंडेड एनिमल यानी जख्मी एनिमल की पिक्चर बनाने से, यानी उसकी पिक्चर की अगर वो पेंटिंग बना दे तो इससे जो है हंटिंग में यानी शिकार करने में उनको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ऐसा वो यकीन करते थे। यहाँ पर बताया है कि क्योंकि वो लिखने की कला नहीं जानते थे, इसलिए पेंटिंग जो थी वो सबसे बेस्ट तरीका था जिसके ज़रिए वो अपनी फीलिंग और इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे और एक दूसरे को बता सकते थे, क्योंकि लिखना नहीं जानते थे। तो इसलिए वो पेंटिंग के ज़रिए ही अपने इमोशंस, फीलिंग वगैरह को शेयर करते थे। इस तरह से इस काल में जो है कला का जन्म हुआ। केव पेंटिंग्स जो कि पैलेलिथिक एज से बिलोंग करती हैं, वो डिस्कवर्ड की हैं यानी पाई गई हैं। कहाँ पर ये बताया है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पर पैलेलिथिक एज से बिलोंगिंग जो पेंटिंग है वो पाई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी द डेक्कन। अब केस स्टडी यहाँ पर हम डेक्कन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पैलेलिथिक साइट्स जो है वो पाई गई हैं, बहुत सारी जगहों पर पाई गई हैं। कहाँ कहाँ पर, यह बताया कि नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ साउदर्न इंडिया में भी पाई गई हैं। वास्तव में असलियत में डेक्कन जो था वो सबसे पुराना भूवैज्ञानिक गठन होने के कारण भारत में जो इसकी शुरुआती मानव जाति की जो शुरुआती नस्लें हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत समय पहले अफ्रीका से चले गए थे। ऐसा बिलीव करने के, ऐसा यकीन करने के, यानी ये चीज़ मानने के ही कारण है कि अर्ली मैन जो था वो भारत में, अर्ली मैन इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, कि अर्ली मैन जो था इंडिया में वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, साउथ इंडिया से, क्योंकि वहाँ पर ये बताया प्रायद्वीपीय पठार के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो एंजॉयबल थी, और उस टाइम जो था उसके साथ साथ लिविंग कंडीशंस के साथ साथ वहाँ पर खाना वगैरह भी पाया जाता था। और जो अर्ली स्टोन एज से बिलोंगिंग साइड हैं, यानी जो इस एज अर्ली स्टोन एज से बिलोंग करती हैं साइट्स, वो बताई गई हैं, जिसमें डेक्कन में, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है ये बताया। नर्मदा वैली जो सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ पर नरसिंहपुर, और परवरा नदी के किनारे पर नेवासा, और महाराष्ट्र में गोदावरी है उसकी एक सहायक नदी, और ये बताया है गिद्धलूर और करीमपुरी ये आंध्र प्रदेश में है, और कर्नाटक में कावेरी नदी के बैंक पर ये स्थित है जलाहली, और बहुत सारी दूसरी जगहें जैसे कि यहाँ पर बताई गई हैं अदमदुरई, अत्तिरमपक्कम, मंजनकरन वगैरह वगैरह। ये साइट्स कहाँ पर पाई गई हैं, ये मद्रास के करीब, मद्रास ये पुराना नाम है, अब इसको चेन्नई के नाम से पुकारते हैं, ये इसका नया नाम है, मॉडर्न नेम है, इसके करीब ये साइट्स पाई गई हैं। ये सारी प्लेसेस यहाँ पर बताए गए, इन सभी जगहों पर बहुत सारी तरह के जो स्टोन टूल्स हैं वो पाए गए हैं काफ़ी मात्रा में, जिसमें शामिल है किस किस तरह के, देखिए वहाँ पर टूल्स पाए गए हैं, अब हम पढ़ेंगे। क्रूड हैंड एक्सिस, कच्चे हाथ की कुल्हाड़ियाँ हैं, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, पॉइंट है, बरीन है, बोरर, फ्लेक्स, ब्लेड एक्सेट्रा वगैरह वगैरह पाए गए हैं। नेवासा बताया गया है कि मिडिल पैलेलिथिक एज की सबसे एक पसंदीदा जगह थी, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है, मतलब लोग समझते हैं कि ये जो जगह थी ये पैलेलिथिक मैन की सबसे फेवरेट यानी पसंदीदा रहने की जगह थी। अपर पैलेलिथिक एज में टूल जो थे, औजार जो थे वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गए थे, यानी पहले के मुकाबले में और अधिक उनमें इम्प्रूव हुआ था, सुधार हुआ था, अच्छे हो गए थे। और एक इस एज में जो मेजर डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा विकास हुआ था, वो क्या था, वो यूज था बोन फूड्स का, यानी हड्डियों के औजार बनते थे इस एज में, वो एक मेजर डेवलपमेंट था, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है देखिए। ऑर्नामेंटल स्टिक्स,
फिशिंग हारपून्स, पॉइंटेड स्पीयर्स वगैरह बताए गए हैं जो ये यूज होते थे। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज के दौरान लगभग 8000 BC में पूरी दुनिया में एक महान जलवायु परिवर्तन यानी चेंज आया। वो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ रही थी तो लोकल रिसोर्सेज पर जो प्रेशर था वो भी बढ़ रहा था, तो लोगों के ग्रुप को और अधिक एक्टिव यानी सक्रिय होने की ज़रूरत थी। और एक बहुत बड़ा चेंज इस पीरियड में जो आया था वो था मतलब ऐसे वीपॉन्स की टेक्निक को डेवलप करना था जिसको कि फेंका जा सके, और जिसके रिजल्ट में बॉ एंड एरो, धनुष और तीर इंट्रोड्यूस्ड हुए। और दूसरे जो टूल्स थे वो और ज़्यादा छोटे और छोटे होते चले गए और उनमें और अधिक इम्प्रूवमेंट होती चली गई। और इनको ये जो औजार होते थे इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर बताया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर ये एक जगह है आजमगढ़, ये सिचुएटेड है। तो वहाँ पर बताया है कि बहुत सारे जो रॉक शेल्टर्स हैं उनमें इसी तरह के जो माइक्रोलिथ्स हैं वो खोजे गए हैं, पाए गए हैं। केव पेंटिंग भी मेसोलिथिक कल्चर के साथ जुड़ी हुई थी, यानी उसी से रिलेटेड थी। रॉक शेल्टर और केव जो हैं, गुफाएं वगैरह और ये रॉक शेल्टर जो हैं ये पाई गई हैं कहाँ पर? विंध्याचल में। और ये जो केव्स हैं इसमें बहुत सारी यानी पेंटिंग्स पाई गई, काफ़ी सारी संख्या में, मात्रा में इस तरह की पेंटिंग्स पाई गई हैं जिसमें कैसे कैसे सीन्स हैं, क्या उसमें दृश्य हैं, नज़ारे हैं, हंटिंग्स के हैं, डांसिंग के हैं और एक्टिविटीज़ और वार्स वगैरह के हैं जो कि वहाँ की दीवारों पर दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो सही वाला है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है फायर वाज यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर। अर्ली मैन के जरिए जो आग को यूज किया जाता था, किस काम के लिए यूज किया? फर्स्ट है स्केरिंग अवे वाइल्ड एनिमल्स, लाइटिंग द केव्स, रोस्टिंग द मीट, ऑल ऑफ दीज। यानी ये जो सारे ऑप्शन हमने पढ़े हैं ये सभी सही हैं, इन सभी काम के लिए वो फायर का यूज करता था, तो इसमें टिक लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। सेकेंड है अर्ली मैन मेड टूल्स ऑफ। अर्ली मैन ने किस चीज के औजार बनाए थे? फर्स्ट है स्टोन एंड मेटल, वुड, नन ऑफ दीज। किस चीज के औजार बनाए थे? हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा स्टोन के, टिक लगाएंगे, ये सही है। थर्ड है विच वाज द एरा बिफोर न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड से पहले का एरा कौन सा था? माइक्रोलिथ्स, मेसोलिथिक पीरियड, पैलेलिथिक, ब्रॉन्ज पीरियड। तो यह मेसोलिथिक पीरियड सही है, इस पर टिक लगाएंगे। फोर्थ है विच इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है, कहाँ पर पाई गई है ये पेंटिंग्स? फर्स्ट है हड़प्पा, सेकंड भीमबेटका, थर्ड है नवादा, और फोर्थ है अचरंजी खेड़ा। सेकंड है भीमबेटका की जो गुफाएं थी वहां पर पाई गई है, इस पर टिक लगाएंगे, सही है। ये बुक के अंदर करेंगे आप। बी है मैच द फॉलोइंग। इसमें 2 कॉलम दिया, आपको मैच करना है। फर्स्ट है भीमबेटका, इसको मैच करेंगे आप 6 से, यहाँ पर मध्य प्रदेश। सेकंड है फ्लिंट, इसको मैच करेंगे आप 4th से, स्मॉल शार्प टूल्स। थर्ड है फायर, इसको मैच करेंगे फर्स्ट वाले से, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। फोर्थ है कोर टूल, इसको मैच करेंगे 5th से, हैंड एक्स। फिफ्थ है एंथ्रोपॉइड, इसको मैच करेंगे आप 2nd से, मैन लाइक क्रीचर। 6th है सोन कल्चर। सोन कल्चर कहाँ पाया जाता है? ये इसको मैच करेंगे आप 3rd से, पंजाब और पाकिस्तान में। ये वाली मैचिंग भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिन को फिल करना है। फर्स्ट है पैलेलिथिक मैन लेड ए डैश लाइफ। पैलेलिथिक मैन जो था वो किस तरह की जिंदगी गुजारता था? खाना बदोश। तो इसके लिए लिखेंगे हम नवैदिक, फिल करेंगे। सेकेंड है द पैलेलिथिक कल्चर विच एग्जिस्टेड इन द डेक्कन इज कॉल्ड द डैश। यहाँ पर फिल करना है कि दक्कन में जो पैलेलिथिक कल्चर पाया जाता है, मौजूद है, उसका नाम बताना है यहाँ पर। तो इसका है बेलन वैली। थर्ड है अर्ली मैन यूज डैश टू मेक टूल्स। अर्ली मैन ने टूल्स को बनाने के लिए क्या चीज यूज की थी? स्टोन। स्टोन फिल करेंगे। फोर्थ है डैश इज अ स्टोन विच चिप्स इजीली। एक स्टोन है जो आसानी से चिप हो जाता है, कौन सा है? फ्लिंट।
चकमक पत्थर, ये भरेंगे यहाँ पर फ्लिंट। फिफ्थ है लास्ट, द डिस्कवरी ऑफ डैश वाज एक्सीडेंटल, किसकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी, फायर, यहाँ पर फिल करेंगे, ये भी आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। डी पार्ट देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हैं, फोर्थ पर मैंने क्रॉस लगाया, 4 नहीं करना, बाकी 4 के आंसर आपको लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द स्टोन एज मैन मेक इम्प्लीमेंट्स ऑफ फ्लिंट्स, अर्ली स्टोन एज मैन ने चकमक पत्थर के औजार क्यों बनाए। आंसर इसका, द स्टोन एज मैन मेड इम्प्लीमेंट ऑफ फ्लिंट टू किल एनिमल्स, कट डाउन ट्रीज, टू शेप वुड, स्टोन वर आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज फायर डिस्कवर्ड, आग की खोज कब की गई थी। आंसर है, फायर वाज डिस्कवर्ड इन पैलेलिथिक एज। थर्ड है, व्हाई वाज द अर्ली मैन वंडरर, अर्ली मैन जो था वो घूमता क्यों रहता था, इधर से उधर भटकता क्यों फिरता रहता था। आंसर है, द अर्ली मैन वाज वंडरर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू केव पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट, कि आमतौर पर जो केव पेंटिंग है वो क्या दर्शाते हैं, यानी उसमें किस चीज के चित्र वगैरह बने हुए थे। आंसर है, केव पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट द लाइव्स एंड टाइम्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द केव्स, including the scene of hunting, dancing and activities of war, etc. Question number 6, write the scientific name of human beings. Human beings का scientific name क्या है वो लिखना है, आपको बताना है। आंसर इसका, the scientific name of human being is Homo sapiens, which means the thinking man. स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। स्टूडेंट्स, आपको जितना भी बुक वर्क मैंने आपको बताया है इसमें वो आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ लेसन नंबर 2 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।